हेलो, नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, यहां पे हम लोग इकोनॉमी के करंट अफेयर्स का आपके साथ डिस्कशन कर रहे हैं। जून से जनवरी लिया है हमने टाइमलाइन, और पूरी सीरीज इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में रहने वाली है। तो अपना आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं गुजारिश करना चाहूँगा दोस्तों, हमारे कुछ पेड कोर्सेज चलते हैं जहाँ पे हम यूपीएससी और अलग अलग स्टेट एग्जाम्स की तैयारी करवाते हैं, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपको इस चीज़ में कोई इंटरेस्ट हो तो दिए गए दो में से किसी भी नंबर पे आप हमें कॉल करें, हम आपकी अवश्य सहायता करेंगे। जो आज का हमारा पहला टॉपिक है वो है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के बारे में। अब क्या होता है ये गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। मैंने आपको पहले इसका बहुत ब्रीफ रिव्यू दिया था। देखिए, ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ज़रिए होता क्या है, यहाँ पे अलग अलग सुविधाएं या सर्विसेज लिखी होती हैं। किसी भी चीज़ को अगर प्रोक्योर करना है तो सरकार या सरकार का कोई भी विभाग यहाँ से उस पर्टिकुलर चीज़ को प्रोक्योर कर सकता है। तो यानी फ्लिपकार्ट, अमेजॉन जैसा ही है ये। इसमें बस सब सर्विसेज आपने यहाँ पे मेंशन कर दी हैं। सरकार को जो भी प्रोक्योर करना होगा वो यहाँ से कर लेगी। तो अब बेसिकली बात आती है कि न्यूज़ में क्यों है। अभी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड पहली ऐसी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज बन गई है जिसने एमओयू साइन किया है जेम के साथ। अभी तक स्टेट्स और यूटीज़ ने साइन किया था एमओयू, अब यहाँ पे सीपीएसई भी इन्वॉल्व हो गई है और पहली है सेल। अब अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के बारे में, 2016 में लॉन्च किया गया था और क्योंकि उस समय बहुत सफल हुआ था तो एक अवार्ड भी इसको दिया गया था जो हम अभी आगे पढ़ेंगे। अच्छा, अब इसमें क्या है, ये एक ऑनलाइन मार्केट प्लेटफॉर्म है। मैंने आपको बताया, यहाँ पे आप सभी सर्विसेज लिस्ट डाउन करेंगे या फिर सभी गुड्स लिस्ट डाउन करेंगे, सरकार को जो भी प्रोक्योर करना होगा वो इसमें जाके प्रोक्योर कर लेगी। तो ये बेसिकली प्रोक्योरमेंट की वजह से है। गुड्स एंड सर्विसेज प्रोक्योर की जा सकती हैं मिनिस्ट्री और सरकारी एजेंसीज द्वारा। अब अगर बात करें तो इसका आइडिया कहाँ से आया, तो ये जो जेनेसिस है ये बेसिकली डिपेंड किया था दो ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज के रिकमेंडेशन पे, यानी उनके सिफारिशों पे। प्रधानमंत्री ने उनको 2016 जनवरी में गठित किया था। उन्होंने सिफारिश दी, उस सिफारिश के तहत जेम की स्थापना हुई। किसने की? डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सप्लाईज एंड डिस्पोजल ने टेक्निकल सपोर्ट लिया यहाँ पे माइटी के कंपोनेंट का NEGD, और इन दोनों ने मिलकर इसकी स्थापना की। इसको क्यों इंपॉर्टेंस दी गई है? क्योंकि इसको भारत का नेशनल प्रोक्योरमेंट पोर्टल कहा जा रहा है। ये ऐसा पोर्टल है जहाँ से सभी जो भी सरकार को ज़रूरत है चीज़ों की, उन गुड्स को, उन सर्विसेज को यहाँ से प्रोक्योर कर सकती है। इसीलिए ये हमारे देश का राष्ट्रीय खरीद पोर्टल के तौर पे उभर के हमारे सामने आ रहा है। इसको मॉनिटर कौन करता है? तो डायरेक्टली मॉनिटर किया जाता है प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस द्वारा, और इसके प्रोक्योरमेंट के लिए एक अलग से रूल्स बनाए गए हैं। उनको कहा गया है यहाँ पे जनरल फाइनेंशियल रूल्स। अब मैं बात करूं तो कितनी स्टेट और यूटीज़ ने इसको एमओयू को साइन किया है, तो अभी तक फिगर्स के हिसाब से हमारे पास 24 स्टेट्स ऐसी हैं और यूटीज़ ऐसी हैं जिन्होंने एमओयू साइन किया है। हालांकि ये फिगर मैं आपको कहूँगा एक बार आप चेक कर लें वापस, क्योंकि हो सकता है आए दिनों में और भी स्टेट्स ने ये साइन कर दिया हो जेम से पहले। तो अब अगर आप बात करें तो क्या प्रोक्योरमेंट नहीं होता था? ऐसा नहीं है। सरकार पहले भी चीज़ें प्रोक्योर किया करती थी, लेकिन प्रोक्योरमेंट किया जाता था या तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे या फिर टेंडर के बेसिस पे। और कौन करता था? तो डायरेक्टर जनरल फॉर सप्लाईज एंड डिस्पोजल के द्वारा किया जाता था। ये वही बॉडी है जिसने अभी जेम की स्थापना की है माइटी के एक कंपोनेंट के साथ मिलके। अब जो जेम है ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है और ये क्या करना चाहता है, ये चाह रहा है कि सरकार का जो प्रोक्योरमेंट का पूरा प्रोसेस है, यानी खरीद का पूरा प्रोसेस है, उसको कॉन्टैक्ट लेस बनाया जा सके, पेपरलेस बनाया जा सके और कैशलेस बनाया जा सके। क्योंकि इस पोर्टल ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है, इसीलिए वर्ष 2016 में इसको एक अवार्ड भी दिया गया था। अवार्ड का नाम था साउथ एशिया प्रोक्योरमेंट इनोवेशन अवार्ड। और अगर मैं बात करूं तो रिसेंटली इसमें एक सर्विस की भी शुरुआत की गई है। उसके तहत जो भी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, यानी OEM, मान लीजिए मैंने कोई एक इक्विपमेंट है ऐसा, वो मैन्युफैक्चर किया है, उसको मैंने इस पोर्टल पे डाला है, सरकार ने उसको प्रोक्योर करने के लिए मांग दिखाई है, तो मैं ये कहाँ तक पहुँचा, कैसे पहुँचा, कहाँ पे रुका हुआ है, ये सारी चीज़ें अब ट्रैक भी कर सकता हूँ। यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर जो हैं वो इन चीज़ों को ट्रैक भी कर सकते हैं। ये एक नई सुविधा इसमें अभी अभी दी गई है। अब इसके साथ कुछ चैलेंजेस हैं। सबसे पहले तो कई दूर दराज के जो एरियाज़ हैं वहाँ पे इसकी पहुँच अभी तक नहीं है। उसके अलावा इसको और ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली बनाया जा सकता है। अभी भी कई लोगों को इसको यूज़ करने में समस्या का सामना करना पड़ता है। एक और दिक्कत है, यहाँ पे फेक प्रोडक्ट्स की डिलीवरी को हम लोग कैसे भी करके कैप्चर नहीं कर पाते। अगर इस प्रोक्योरमेंट पोर्टल के ज़रिए मान लीजिए आपने कोई एक चीज़ ली है, वो आपके पास यहाँ पे फेक आ गई,
तो फिर हम उसको कैसे पकड़ेंगे, इस सब चीज़ों के बारे में कोई भी यहाँ पे प्रावधान नहीं है। फिर उसके बाद सरकार ने इसको कम कम समय में इसके नए नए वर्जन इम्प्लीमेंट कर दिए, जैसे जेम का 1.0, 2.0, 3.0 ये सब इम्प्लीमेंट कर दिए हैं सरकार ने। तो यहाँ पे एक समस्या का कारण बनता है, बहुत सारी एक जैसी चीज़ें हो गई हैं जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ को और ज़्यादा बढ़ा देती हैं। फिर हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। यहाँ पे हम लोग पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में बात करेंगे। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है ये, यानी बहुआयामी निर्धनता सूचकांक। अभी 2019 के लिए ये वाला मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यानी MPI को रिलीज़ किया गया है, इसीलिए ये न्यूज़ में है। कौन रिलीज़ करता है इसको? तो इसको 2-3 संस्था मिलकर रिलीज़ करती हैं। पहली है ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी, दूसरी है ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, माफ़ कीजिएगा, बेसिकली ये पूरी एक ही संस्था है, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। और दूसरी जो संस्था है वो यहाँ पे है UNDP यानी यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसको 2010 वर्ष में डेवलप किया गया था। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये क्या मेजर करता है? ये एक्यूट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को मेजर करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कम से कम कितनी कंट्रीज़ में? तो ये 100 कंट्रीज़ से ऊपर ही कवर करता है, और ये जो सारी कंट्रीज़ हैं ये सब विकासशील है यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। तो ये चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अभी तक हमने इस पेज में 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। सबसे पहले कब शुरू किया गया इसको? तो 2010 में। कौन कौन इसको छापता है? तो 2 संस्था इसको मिलकर छापती है, एक तो ऑक्सफोर्ड की संस्था है और दूसरी है UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। फिर उसके बाद हम बात करें तो क्या मेजर करता है ये एक्यूट पॉवर्टी मेजर करता है मल्टी डायमेंशनल लेवल पे। और उसके बाद कितनी कंट्रीज को कवर करता है? तो 100 से ज़्यादा विकासशील देशों को ये कवर करता है। 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से याद करें। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इनकम या फिर आय को आधार नहीं लिया जाता पॉवर्टी के लिए, यानी इनकम ऐसा अकेली चीज़ नहीं है जो आपकी पॉवर्टी को निश्चित करती हो। और भी चीज़ें हैं जिसके तहत लोग पॉवर्टी को एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे कि स्वास्थ्य। अगर आपको हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज नहीं मिल पा रही तो उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है कि आप पॉवर्टी के घेरे में आ जाएं। एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो ये सब भी यहाँ पे मेजर किया जाता है। यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स सिर्फ एक डायमेंशन को नहीं देखता कि अगर आपकी इनकम इतनी नहीं है तो ही आप पुअर हैं या फिर बिलो पॉवर्टी लाइन है, लेकिन यहाँ पे और भी मल्टी डायमेंशन को देखा जाता है। जैसे कि हमने बात की हेल्थ, अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है या फिर अगर आपके पास इतनी सुविधा नहीं है कि आप हेल्थ सर्विसेज को अक्वायर कर पाएँ, तो यानी कि आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो सकती है। प्रोडक्टिविटी कम हो गई यानी कि जितना आप कमा सकते हैं उस क्षमता से आप नहीं कमा पा रहे, तो अल्टीमेटली उसके तहत भी हो सकता है कि आप बिलो पॉवर्टी लाइन चले जाएं। ऐसे ही एजुकेशन है और ऐसे ही है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो ये काफ़ी सारे एरियाज़ को एक साथ देखता है, और ये इंसिडेंट ऑफ पॉवर्टी और इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी दोनों ही चीज़ों को देखता है, यानी कहाँ पे कितनी पॉवर्टी है और किस लेवल की पॉवर्टी है, दोनों ही चीज़ें यहाँ पे आएंगी। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंडिविजुअल लेवल पे मेजर करता है पॉवर्टी को। तो यहाँ से भी 3-4 पॉइंट हो गए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हो सकता है क्वेश्चन इस तरीके का है कि जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है ये सिर्फ इनकम को अपना आधार बना के चलता है और उसके तहत ये पॉवर्टी मेजर करता है या फिर गरीबी मेजर करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे निर्धनता को मेजर करने के लिए और भी डायमेंशंस को देखा जाता है, जैसे स्वास्थ्य, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। साथ साथ ये क्या क्या मेजर करता है? एक तो इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी और इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी। उसके अलावा ये देखता है इंडिविजुअल लेवल पे कितनी कहाँ पे पॉवर्टी है। यदि कोई भी व्यक्ति यहाँ पे जो 10 इंडिकेटर्स दिए होते हैं उनमें से 3 से ज़्यादा में पुअर है, तो ग्लोबली उसको मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के तहत पुअर के तौर पे कैटेगराइज कर लिया जाता है। यानी अगर 3 से ज़्यादा आप डायमेंशंस में डिप्राइव्ड हैं तो आपको पुअर कहा जाएगा या फिर निर्धन कहा जाएगा। और ये तो हो गया इंसिडेंस जो हम यहाँ बात कर रहे हैं, इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी की, यानी आप पुअर हैं। अब आप कितने हद तक पुअर हैं ये डिपेंड करेगा आप कितने इंडिकेटर्स में डिप्राइव्ड हैं। अगर कोई व्यक्ति के पास 10 में से 9 चीज़ें नहीं हैं तो वो तो एक्सट्रीम पुअर है, उसके पास सिर्फ एक ही चीज़ है। वहीं पे अगर किसी के पास 3 चीज़ें नहीं है 10 में से, तो वो अभी पुअर है, यानी निर्धन के अंदर तो आ गया, कैटेगराइज में हो गया वो। पर कितना ज़्यादा वो पुअर है इस पे अभी हम लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पॉवर्टी में नहीं दिखाया है, क्योंकि सिर्फ 3 ही फैक्टर्स हैं जहाँ पे वो डिप्राइव्ड है, बाकी 7 फैक्टर्स उसके पास मौजूद हैं। तो ये क्योंकि ग्लोबल लेवल पे होता है तो इसमें हम लोगों को फ़ायदा ये है कि आप कंपेयर कर सकते हैं कि भाई यूनाइटेड स्टेट्स में कितने लोग पुअर हैं, कितने एक्सट्रीम पुअर हैं, इंडिया में कितने लोग पुअर हैं, कितने एक्सट्रीम पुअर हैं। तो इस तरीके से ये कंपैरिजन करने की हमको क्षमता प्रदान करता है। उसके अलावा रूरल और अर्बन एरिया में भी आप कंपेयर कर सकते हैं।
सब नेशनल रीजन में आप कंपेयर कर सकते हैं। तो ये अलग अलग एरियाज़ में आप कंपैरिजन यहाँ पे दिखा सकते हैं। साथ में यहाँ पे एथनिक ग्रुप्स के हिसाब से भी आप चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं कि इस वाले एथनिक ग्रुप में कितने गरीब हैं, इस वाले एथनिक ग्रुप में कितने गरीब हैं। तो इस तरीके से कंपैरिजन करने में हमको मदद करता है। उसके अलावा दोस्तों देखिए, एक और चीज़ यहाँ इंपॉर्टेंट है, जो इंटरनेशनल पॉवर्टी रेट है वो है $1.9 पर डे। अगर कोई व्यक्ति इससे भी कम पैसे कमा पाता है हर दिन में, तो उसको पॉवर्टी की लाइन के नीचे कंसिडर किया जाता है। तो ये जो MPI है यानी मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स है, ये इसी चीज़ को कॉम्प्लीमेंट करते हुए चलता है और इसी को स्टैंडर्ड रेट लेते हुए आगे बात करता है। जो 2019 वाला अभी MPI आया है, इसने टोटल 101 कंट्रीज को कवर किया है, जिसमें से 31 तो लो इनकम है, 68 मिडिल इनकम है और 2 हैं ऐसी जो हाई इनकम है। अब अगर हम लोग इंडिया के स्पेसिफिक फाइंडिंग्स देखेंगे तो ये हम लोग को पहली जो चीज़ दिखती है वो हमारे लिए काफ़ी पॉजिटिव संकेत लाती है। ये इंडेक्स कहता है कि भारत ने 271 मिलियन लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाला है। ये 2006 से 2016 के बीच में आया हुआ डिफरेंस है। तो इसने अपने जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है उसमें सबसे तेज़ रिडक्शन दिखाए हैं। आप ध्यान रखिएगा, भारत ने सबसे तेज़ रिडक्शन दिखाए हैं। बहुत अच्छा पॉइंट है, आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। अगर कोई भी आपको पॉवर्टी से संबंधित स्कीम लिखनी हो जहाँ पे निर्धनता के बारे में आप लिख रहे हो, तो आप कह सकते हैं कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कह रहा है कि भारत ने पॉवर्टी कम करने के क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम किया है। उसने करीब 271 मिलियन लोगों को पॉवर्टी की रेखा से बाहर निकाला है और ये पूरा डिफरेंस आया है केवल 10 सालों के डिफरेंस में। इसी वजह से जो भारत की MPI वैल्यू है वो रिड्यूस हो गई 0.283 जो कि 2005-06 में थी, उससे अब हो गई है 0.123 जो 2015-16 के तौर पे हमने रिकग्नाइज़ की है। सबसे ज़्यादा MPI कहाँ है? तो यहाँ पे कुछ स्टेट्स के नाम लिखे हैं, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो ऐसा है कि इनमें सबसे ज़्यादा MPI है, लेकिन इनमें से ही एक ने सबसे बढ़िया प्रोग्रेस की है। झारखंड है जिसने सबसे अच्छा यहाँ पे प्रोग्रेस दिखाया है। इंडिया ने रिड्यूस किया है डिप्रावेशन इन न्यूट्रिशन, यानी शुरुआत में क्या था, हमको पोषण की बहुत कमी थी। पूरे देश में जितने भी गरीब हैं उन लोगों को पोषण सही से नहीं मिल पाता था। जो 2005-06 के आसपास का रेट देखेंगे वो है करीब 44%, लेकिन अगर अब 2015-16 में देखेंगे तो वो हो चुका है सिर्फ 21%। तो यानी आप देख रहे हैं कि आधे से भी कम कर दिया है हमने रेट। तो क्या हुआ है आजकल, यानी कि न्यूट्रिशन पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पोषण पहुंचाया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक न्यूट्रिशन पहुंचाया जा सके। तो यहाँ भी इंडिया का बहुत अच्छा अचीवमेंट है। तो ये जो पेज है ये आपको इंडिया ने अच्छे काम किए हैं पॉवर्टी को कम करने के लिए, अच्छे अच्छे पॉइंट्स यहाँ पे मिलेंगे। इन सब पॉइंट्स के आप अपने आंसर में इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे कई सारे जो डेटाज हैं आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है ये काफ़ी ऑथेंटिक इंडेक्स माना जाता है। इसके आधार पे भारत में पॉवर्टी कम हुई है और भारत ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है, इनफैक्ट फास्टेस्ट रिडक्शन शो किया है। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये आपके पक्ष को मजबूती देंगे। फिर और कुछ अच्छी अच्छी बातें देखते हैं। जो चाइल्ड मोर्टेलिटी है यानी बाल मृत्यु दर है वो 4.5 से घट के 2.2% आ गई, यानी बच्चों को भी हम बचा पा रहे हैं अब ज़्यादा। पहले जो लोग ऐसे थे जिनके पास खाना बनाने के लिए फ्यूल नहीं मौजूद था वो करीब 52% लोग थे, अब वो घट के 26% आ गए। तो यानी इसमें आप PM उज्ज्वला योजना के मेंशन कर सकते हैं। उसके अलावा सैनिटेशन जो है उसमें भी जो ऐसे लोग जिनके पास सैनिटेशन की सुविधाएं नहीं हैं, टॉयलेट्स नहीं हैं और भी जो सैनिटेशन से रिलेटेड सुविधाएं होती हैं वो सब मौजूद नहीं है। तो ये पहले थे 50.4%, अब ये 24.6% हो गई है। यहाँ पे आप स्वच्छ भारत अभियान के बारे में मेंशन कर सकते हैं और ये दिखा सकते हैं भारत ने अच्छा काम किया है। फिर उसके बाद पहले ऐसे काफ़ी सारे लोग थे जिनके पास पीने की पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, उस फैक्टर में वो डिप्राइव्ड थे। जैसे कि अगर हम बात करें तो कई गांव ऐसे थे जहाँ पे पीने का पानी पहुँच नहीं पाता था, तो वो नदियों पे, कुओं पे, इन सब पे डिपेंड करते थे। कई जगह पे तो ये भी नहीं थे, तो उनके लिए तो बहुत समस्या होती थी। अब ऐसे लोग इनकी 16.6% से मात्रा घट के सिर्फ 6.2% रह गई है। एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे गांव थे, ऐसे लोग थे जिनको इलेक्ट्रिसिटी की एक्सेस नहीं थी, ये अब 29.1% से घट के 8.6% पहुँच चुकी है। फिर उसके अलावा कई सारे ऐसे लोग थे जिनके पास हाउसिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, उस एरिया में वो डिप्राइव्ड थे, वो उससे वंचित थे। अब ये 23% हो चुका है, जबकि पहले ये 44.9 यानी अप्रॉक्सीमेटली 45% था। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, इंडिया उन 3 कंट्रीज़ में से एक है
जहाँ पे रूरल एरिया में जो हमने पॉवर्टी रिडक्शन के फिगर्स देखे वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरियाज़। यानी देखिए, रूरल एरिया यानी गांव में जो भी फैक्टर्स लोगों को वंचित रखते थे अलग अलग बेसिक सुविधाओं से, उनको हमने बहुत कम कर दिया। अर्बन में उसके कंपैरिजन में हम थोड़ा कम कर पाए, हम थोड़ा पीछे रह गए। तो पहली बार ऐसा हुआ है जहाँ पे रूरल एरियाज़ को ज़्यादा हमने फोकस करते हुए उसमें जो अलग अलग फैक्टर्स ऑफ डिप्राइवेशन है उनको ख़त्म करने की कोशिश की है। और ऐसा सिर्फ 3 देशों में हुआ है, जिसमें से इंडिया एक है, तो ये आपके लिए गर्व की बात है। फिर हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। यहाँ पे हम लोग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये क्या चीज़ है, किसके तहत आई? तो एक कंपनीज एक्ट था 2013 का, जिसने ये बात कंपनीज के ऊपर लागू कर दी कि उनको अपना CSR मैंडेट करना पड़ेगा, क्वांटिफाई करना पड़ेगा। और कमाल की बात यह है कि ऐसे लेजिस्लेशन में, ऐसे प्रावधान के बाद भारत ऐसा पहला कंट्री बन गया था जिसके पास CSR में लीगल बैकिंग थी, यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में लीगल बैकिंग थी। बेसिकली इसके तहत क्या कर रहे हैं हम लोग, कॉर्पोरेट सेक्टर को इसमें प्रोत्साहित करते हैं कि वो भारत के विकास में, सोशल सेक्टर के डेवलपमेंट में अपना कुछ पैसा लगाए। मान लीजिए कुछ प्रॉफिट अर्न किया है, फॉर एग्जांपल मैंने अगर 100,000 रुपये यहाँ पे अर्न किए हैं एज अ प्रॉफिट, तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर मैं कोई कॉर्पोरेट सेक्टर हूँ तो मुझ पे ये प्रावधान लागू करती है कि मुझे इस 1,000 रुपये में से कुछ परसेंटेज निकालना पड़ेगा सोशल सेक्टर के लिए। सोशल सेक्टर में क्या क्या आ सकता है? हो सकता है मैं किसी एजुकेशन वाले फील्ड में दान कर दूं, हो सकता है मैं किसी हॉस्पिटल या फिर हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटी में दान कर दूं, या फिर मैं किसी और ऐसी एक्टिविटी में दान करूं जहां से लोगों का विकास हो रहा हो, जहां से लोगों का अपलिफ्टमेंट हो रहा हो। तो ये मैंने आपको बहुत ब्रॉड आइडिया दिया। अभी आगे चल के हम इसकी टेक्निकल डिटेल्स भी पढ़ते हैं। तो अगर यहाँ पे आप देखेंगे, CSR क्या है? एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कॉरपोरेशंस के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपता है, यानी इन कॉरपोरेशन के ऊपर एक जिम्मेदारी है क्या कि आपको सोसाइटी के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करना है। भले ही आप इकोनॉमिक, सोशल, एनवायरनमेंट किसी भी डेवलपमेंट में करें, लेकिन आपको किसी ना किसी ऐसे फील्ड में करना है जिससे सोसाइटी का भला हो सके। जो ये एक्ट था हमारा कंपनीज एक्ट, उसका सेक्शन 135 ऐसा था जो कि CSR एक्टिविटीज़ के रूल्स को बताता है। तो देखिए क्या बताता है, अब मैं इसको आपको टेक्निकल डिटेल्स के साथ समझाता हूँ। मान लेते हैं मेरी एक कॉरपोरेशन है, ये कंपनी है, हो सकता है ये पब्लिक कंपनी हो या हो सकता है ये प्राइवेट लिमिटेड भी हो। अगर या तो इसका नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ऊपर है, या फिर अगर ओवरऑल टर्नओवर की बात करें तो वो 1000 करोड़ है, या फिर अगर सब चीज़ें, सब सैलरी वैलरी बांटने के बाद हमारे पास प्रॉफिट बच रहा है 5 करोड़ का। इन तीनों कंडीशन में से अगर एक भी है मेरी जो कॉरपोरेशन पे लागू होती है, और मैंने आपको बताया ये कॉरपोरेशन पब्लिक भी हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है, यानी निजी कॉरपोरेशन भी चलेगी और सार्वजनिक कॉरपोरेशन भी चलेगी। तो अगर मेरी कॉरपोरेशन इस दायरे में आती है तो उसको अपने एवरेज नेट प्रॉफिट का 2% सोसाइटी के विकास के लिए दान करना पड़ेगा। और ये 2% होगा, ये कैसे निकाला जाएगा? 3 फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट्स को उठा के देखा जाएगा, उनका एवरेज निकाला जाएगा, उस एवरेज का ये 2% होगा। समझ लीजिए जो जस्ट अभी वाले फाइनेंशियल ईयर से पहले के 3 फाइनेंशियल ईयर हैं, उसमें मानते हैं एक बार मेरा जो प्रॉफिट हुआ वो 100 रुपये बचा, एक बार मानते हैं मेरा प्रॉफिट 120 रुपये बचा, और एक बार मानते हैं मेरा प्रॉफिट 80 रुपये बचा। तो जब आप इसका एवरेज निकालेंगे तो आप पाएंगे कि मेरा नेट प्रॉफिट का एवरेज आ रहा है 100 रुपये। तो 100 रुपये का 2% यानी कि 2 रुपये मेरे को दान करने पड़ेंगे किसी सोसाइटी के विकास के कार्य के लिए। मैंने कहा विकास का कार्य भले ही सामाजिक हो सकता है, नहीं हो तो एनवायरमेंटल हो सकता है, उसके अलावा सोशल भी हो सकता है। तो इसमें से कुछ भी हो सकता है, मेरे को बस दान करना है जिससे कि ओवरऑल सोसाइटी का विकास हो पाए। लेकिन आपके लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है याद करने के लिए यहाँ पे, सबसे पहले 2% कितने साल का? पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर का। कब कौन कर सकता है? वो यही कर सकते हैं जिनके इसमें से किसी एक कंडीशंस के तहत कॉरपोरेशन आती हो। ये कॉरपोरेशन पब्लिक भी हो सकती है और प्राइवेट भी हो सकती है। जो CSR एक्टिविटीज़ हैं, ऐसा नहीं है कि आप किसी भी नॉर्मल कोर्स में इसको लगा दें। कुछ 17 एक्टिविटीज़ दे रखी हैं CSR के अंडर, जो शेड्यूल 7 में मैंशनड है एक्ट के। उन्हीं एक्टिविटीज़ में आप CSR चीज़ों को लगा सकते हैं। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एक कमिटी का गठन हुआ था इंजेती श्रीनिवास के अंदर 2018 में, तो ये चेयरमैन थे उसके। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इंजेती श्रीनिवास कमेटी
किस पर्पस के लिए गठित हुई थी, तो आपको याद रखना है वो CSR या फिर कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए रिपोर्ट तैयार कर रही है और उसी के लिए उसका गठन हुआ था। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे दोस्तों। यहाँ पे एक और दूसरी रिपोर्ट का जिक्र आया है। रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड रिसोर्सेज रिपोर्ट क्रिएटिंग अ सस्टेनेबल फूड फ्यूचर। यानी यहाँ पे हम लोग फ्यूचर ऑफ फूड के बारे में बात करेंगे। अल्टीमेटली जैसे कि मैंने बात किया, यहाँ पे हम देखेंगे क्या हमारे पास फ्यूचर है फूड का, यानी क्या फूड सिक्योरिटी मौजूद है या नहीं है। तो ये किस किस ने इशू की है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड बैंक ने इशू की है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम ने इशू की है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने इशू की है। ये यहाँ पे आप देख पाएंगे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा, उसके अलावा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और विश्व बैंक, तो ये 3 संस्थाओं ने मिलकर इस रिपोर्ट को इशू किया है। ये रिपोर्ट सॉल्यूशन देती है कि आने वाले टाइम में इतनी ज़्यादा जनसंख्या हो जाएगी 2050 तक कि आप लोगों को खाना नहीं खिला पाएंगे। फूड का फ्यूचर जो है वो काफ़ी खतरे के घेरे में है। तो इसने उसके लिए सॉल्यूशन दिए हैं जिससे कि हर एक व्यक्ति को खाना खिलाया जा सके आने वाले समय में, जब इसके हिसाब से जनसंख्या 10 बिलियन पहुंच जाएगी 2050 तक। और अच्छी बात यह है कि जो इसने सॉल्यूशन दिए हैं उसमें आपका ना तो पेड़ काटे जाएंगे, यानी ना तो डिफॉरेस्टेशन होगा, ना आपके ज़बरदस्ती के पोल्यूशन या एमिशंस बढ़ेंगे, और ना आपकी पॉवर्टी बढ़ेगी। तो इसके सॉल्यूशंस अगर माने हमने तो सारी चीज़ें अच्छी होंगी और आने वाले टाइम में हम लोग फूड रिसोर्सेज इनफ रख पाएंगे कि हर एक व्यक्ति का पेट भरा जा सके। तो इसकी रिपोर्ट में क्या क्या फाइंडिंग्स है, देखिए इसने कहा है कि 2050 तक अगर आपको 10 बिलियन पीपल को खाना खिलाना है, सबके लिए इनफ फूड रखना है, तो आपको 3 गैप्स को भरना पड़ेगा। जो 56% फूड गैप है बिटवीन क्रॉप कैलोरीज प्रोड्यूस्ड इन 2010 और नीडेड इन 2050। भाई अभी 2010 में जितना हम लोगों ने क्रॉप कैलोरीज प्रोड्यूस की हैं और जितना 2050 में हमको प्रोड्यूस करना होगा, उसके बीच में एक 56% का गैप है। यानी आपको अपनी क्षमता में 56% का इजाफा लाना पड़ेगा, तब आप 2050 तक 10 बिलियन लोगों का पेट भर पाओगे। उसके अलावा बात करें, करीब 593 मिलियन हेक्टेयर का लैंड गैप है, यानी ये भारत के साइज़ का बिल्कुल दुगना है। तो ये किस में है, 2010 में जो हमारे पास एग्रीकल्चर का लैंड है और 2050 में जो एक्सपेक्टेड हमको चाहिए होगा जिससे हम 10 बिलियन लोगों का पेट भर सकें, उनके बीच में एक गैप है 593 मिलियन हेक्टेयर्स का। तो इस गैप की आपूर्ति करना भी ज़रूरी है, तभी हम लोग ये जो हम टारगेट लेके चल रहे हैं 2050 तक सभी लोगों का पेट भरने का, वो पूरा कर पाएंगे। उसके अलावा एक और गैप एग्जिस्ट करता है करीब 11 गीगाटन ग्रीन हाउस गैसेस का। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भाई जो एग्रीकल्चर एमिशन की उम्मीद है 2050 में, और जितने जो एमिशंस हमको रखने हैं जिससे कि हमारे विश्व का टेम्परेचर 2 डिग्री से कम रखा जा सके, इसके बीच में 11 टन का डिफरेंस है। यानी आपको 11 गीगाटन का डिफरेंस है, माफ़ कीजिएगा। तो यानी आपको जो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन है उसको 11 गीगाटन कम करना पड़ेगा 2050 में, तभी आप जो अपने ग्लोबल टेम्परेचर है उसको 2 डिग्री सेल्सियस के अंदर रख पाएंगे। तो ये 3 गैप्स यहाँ पे बताए गए हैं। कहा गया है अगर आप इन 3 गैप्स को फुलफिल कर पाएंगे तभी संभव है कि आप 2050 में 10 बिलियन लोगों का पेट भर पाएंगे, और तभी फूड सिक्योरिटी जो है उसका कॉन्सेप्ट आप स्थापित कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के बारे में, जो इस रिपोर्ट में एक को इशूअर है, यानी इसने भी रिपोर्ट इशू की है। तो वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के हिसाब से जो हमने फूड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए 3 गैप्स पड़े थे वो हमको फुलफिल करने पड़ेंगे, तभी ये संभव है कि 2050 तक फूड सिक्योरिटी आप बरकरार रख पाएंगे। अब अगर इस इंस्टीट्यूट की मैं बात करूं तो ये एक नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूट है। 1982 में इसको स्थापित किया गया है और 60 से ज़्यादा कंट्रीज़ को ये कवर करता है। ये बेसिकली 7 एरियाज़ पे फोकस करता है, जिसमें है फूड, फॉरेस्ट, वाटर, एनर्जी, सिटीज़, क्लाइमेट, ओशन। तो यानी कि हिंदी में आप देख पाएंगे भोजन, वन, जल, ऊर्जा, शहर, जलवायु और महासागर। तो इस 7 एरियाज़ पर फोकस करता है। 1982 में इसकी स्थापना की गई थी और ये गैर लाभ संगठन है, इंपॉर्टेंट है, नॉट फॉर प्रॉफिट संगठन है, और 60 कंट्रीज से अधिक इसका कार्यक्षेत्र फैला हुआ है। साथ में अगर हमको सस्टेनेबल फूड फ्यूचर चाहिए तो क्या क्या करना चाहिए, तो ये जो है ये पॉइंट आपके एग्जाम में बहुत काम आएंगे। अगर सस्टेनेबल फूड फ्यूचर या फूड सिक्योरिटी की बात आती है तो आप ये पॉइंट उसमें ज़रूर इंक्लूड करें। सबसे पहले तो जो फूड का वेस्टेज हो रहा है उसको हमको कम करने की ज़रूरत है, और उसके अलावा ऐसी डाइट्स पे स्विच करने की ज़रूरत है जो ज़्यादा सस्टेनेबल हो, जो लंबे समय तक चल पाए।
रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट्स को अचीव करने की ज़रूरत है। लाइव स्टॉक्स को बढ़ाओ, पैस्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाओ जिससे कि और भी फूड के सोर्सेज हों, ऑल्टरनेटिव हों। फिशरी मैनेजमेंट बढ़ाओ जिससे फिशेज भी एक फूड की सोर्स की तरह यहाँ काम करेंगी। सॉइल और वाटर दोनों के मैनेजमेंट को बढ़ाना है, तभी ये होगा कि क्रॉप की यील्ड्स बढ़ेंगी। और साथ में जो भी डिग्रेडेड सॉइल है, यानी जो ऐसे सॉइल है जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अब एग्रीकल्चर उस पर प्रैक्टिस नहीं किया जा सकता, उन एरियाज़ के मैनेजमेंट के द्वारा आप फूड के प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि ड्राईलैंड है या फिर ऐसे एरिया है जहाँ पे लो कार्बन है, तो ऐसे एरियाज़ में आप सॉइल का बेहतर मैनेजमेंट करें, वाटर का बेहतर मैनेजमेंट करें, तो इस बेहतर मैनेजमेंट की वजह से आपकी क्रॉप यील्ड बढ़ेगी। उसके अलावा ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं, उनको कम करने की ज़रूरत है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से, जिससे कि क्लाइमेट चेंज हम ना बढ़ाएं। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था, ग्रीन हाउस गैसेज की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो धरती है उसका तापमान बढ़ता है। तापमान बढ़ेगा तो एक तो क्लाइमेट चेंज होगा, दूसरी बात यहाँ पे जो भी आइस है, जो भी आइसबर्ग्स हैं वो सब मेल्ट हो जाएंगे। मेल्ट होने की वजह से समुद्र का लेवल बढ़ जाएगा। समुद्र का लेवल बढ़ने की वजह से जो ऐसे टापू हैं जहाँ पे थोड़ा भी समुद्र का लेवल बढ़ने की वजह से उनको डूबने का खतरा है, तो ऐसे सारे टापू सबमर्ज हो जाएंगे। तो ये पूरी चेन रोकने के लिए हमको ज़रूरी है कि ग्रीन हाउस गैस के एमिशंस को कम करें। अब हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक पे। ये है डायरेक्ट टैक्स कोड के बारे में, यानी प्रत्यक्ष कर संहिता के बारे में। वैसे तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये ड्राफ्ट लेजिस्लेशन है। एग्जाम में ड्राफ्ट लेजिस्लेशन के आने की चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार ऊपर से डिस्कस कर लेते हैं और फोकस करते हैं कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये जो नया लेजिस्लेशन आया है जिसको न्यू डायरेक्ट टैक्स कोड कहा जा रहा है, वो एक टास्क फोर्स द्वारा सबमिट किया गया था। टास्क फोर्स किसके अंडर थी? तो अखिलेश रंजन के अंडर थी। सरकार ने इसको कॉन्स्टिट्यूट किया था डायरेक्ट टैक्स कोड पे कुछ नए रूल्स लाने के लिए। अब ये कोड बनाया क्यों जा रहा है? देखिए, जो टैक्स है उससे संबंधित जो भी सारे प्रावधान होते हैं, ये इतने कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं एक लेवल पे आके कि आम आदमी की समझ के बाहर हो जाते हैं। तो इसीलिए डायरेक्ट टैक्स कोड लाया जा रहा है सरकार द्वारा। वो एक अटेम्प्ट है जिससे कि डायरेक्ट टैक्स से संबंधित लॉज को हम सिंप्लीफाई कर सकें। एक बार जब ये इम्प्लीमेंट हो गया तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सारे प्रावधानों को ये रिप्लेस कर लेगा, और जो इसके अलावा बाकी डायरेक्ट टैक्स लेजिस्लेशंस हैं जैसे कि वेल्थ टैक्स एक्ट 1957, उसको भी ये रिप्लेस कर लेगा। यानी फिर भारत में जो डायरेक्ट टैक्स का सारे प्रावधान होंगे वो सब इसी कोड से चलेंगे। इस टास्क फोर्स का सरकार ने 2017 वर्ष में गठन किया था और इसको कहा था कि जो अभी वाला इनकम टैक्स के लॉज हैं वो भी बेसिकली डायरेक्ट टैक्स के, उसके ऊपर आप एक बार सारी चीज़ें देखो और बताओ कैसे उससे बेहतर और सिंपल एक्ट्स लाए जा सकते हैं जो आम आदमी के आराम से समझ में आए जा सके। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स क्या है। देखिए, ये ऐसे टैक्सेस हैं जो एक टैक्स पेयर डायरेक्टली सरकार को पे करते हैं। ऐसे केस में जो इम्पैक्ट है इस पूरे टैक्स का वो भी उसी व्यक्ति पे पड़ता है और इंसिडेंस भी उसी व्यक्ति पे पड़ता है। अब इसके तहत कुछ ऐसे टैक्स आते हैं जो डायरेक्टली आपकी इनकम पे लगते हैं। जैसे कि सबसे पहला मैं बात करूं तो इनकम टैक्स, ये तो इंडिविजुअल के लिए हो गया। अगर कंपनी की बात करूं तो उसके लिए आएगा कॉरपोरेशन टैक्स, या फिर ऐसी कंपनियां जो अपना मुनाफा दिखाती हैं कि उनके पास ज़ीरो प्रॉफिट है, उनके लिए आएगा मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स, मैट। उसके अलावा आएगा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। डीडीटी क्या होता है? मान लीजिए आप हैं, आपने किसी एक कंपनी के कुछ शेयर खरीदे हैं, तो उसके ऊपर जो भी आपको मुनाफा हुआ वो मुनाफा आप तक देने से पहले जो कंपनी है उसमें से कुछ पैसा काट लेगी और वो जाके सरकार को जमा करा देगी, तो उसको कहा जाता है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। और जो डीडीटी है ये एट सोर्स लगता है, यानी कंपनी आपको देने से पहले ही वो उसमें से कुछ पैसे काट के यहाँ पे सरकार को जमा करा देगी, तो ये एट सोर्स लगेगा। फिर हो गया कैपिटल गेन्स टैक्स। अब मान लीजिए मैंने कोई अपना कैपिटल एसेट आपको बेचा, फॉर एग्जांपल मैंने एक बहुत बड़ा सा ज़मीन जायदाद या आपको कुछ बेच दी है, तो उस पर जो भी मेरे पास पैसा आया वो मेरा मुनाफा है। मुनाफे पे लगने वाला टैक्स जो है वो है कैपिटल गेन्स टैक्स, यानी कैपिटल पे जो गेन हुआ उसके ऊपर टैक्स लगा है। या फिर अगर आपको बताएं एसेट या फिर आपके ट्रांजैक्शन पे भी केंद्र सरकार आपसे टैक्स मांग सकती है, वो भी डायरेक्ट टैक्स में ही इंक्लूडेड होता है। जैसे कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ये बेसिकली आपके एसेट्स पे लगाया जाने वाला टैक्स है। तो ये मैंने आपको जो बताया ये सारे वो टैक्स हैं जो कि केंद्र सरकार आपसे ले सकती है। इसके अलावा राज्य सरकार के पास भी पावर है कि वो आपसे डायरेक्ट टैक्स ले सकती है। जैसे कि अगर इनकम पे बात करें तो वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लेगी,
तो आपको याद रखना है, अगर एग्रो इनकम टैक्स है तो वो केंद्र सरकार के पास ना जाके राज्य सरकार के पास जाएगा। उसके अलावा प्रोफेशनल टैक्स, तो ये भी जो प्रोफेशनल टैक्स है ये भी आपका डायरेक्ट टैक्स में इंक्लूड होगा, लेकिन ये आप राज्य सरकार को देंगे। उसके अलावा राज्य सरकार आपकी प्रॉपर्टी पे भी डायरेक्ट टैक्स ले सकती है। कौन सा? लैंड रेवेन्यू टैक्स। मेरा तात्पर्य लैंड रेवेन्यू एज अ टैक्स आपसे कलेक्ट कर सकती है। और स्टैंप या रजिस्ट्रेशन ड्यूटी, तो ये कुछ डायरेक्ट टैक्स हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट के पास जाते हैं। ये जो नीचे हमने पढ़े थे इनकम पे और यहाँ पे एसेट्स पे, ये सब के सब केंद्र सरकार के पास जाने वाले डायरेक्ट टैक्स थे। और यहाँ पे अगर मैं इम्पैक्ट और इंसिडेंस की बात करूँ, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले वर्ड्स देखे, तो दोस्तों इम्पैक्ट मतलब तो ये है कि अगर सरकार पैसे ले रही है तो फाइनली पैसे कौन पे कर रहा है? ये व्यक्ति पे कर रहा है या फिर ये इसका किसी और के ऊपर ट्रांसफ़र कर दे रहा है। जैसे इनडायरेक्ट टैक्स केसेस में क्या होता है, इम्पैक्ट कहीं और है, इंसिडेंस कहीं और होता है, लेकिन यहाँ पे इसी व्यक्ति को पे करना है क्योंकि इसकी इनकम पे लगा है। अगर आपके पास कहीं से आमदनी हुई तो आपको सरकार को पैसा देना पड़ेगा, यानी जो पैसे का बर्डन है वो आपके ऊपर ही पड़ेगा, आप कहीं और शिफ्ट नहीं कर सकते। डायरेक्ट टैक्स को प्रोग्रेसिव टैक्स भी कहा जाता है क्योंकि आप देखेंगे इसकी इस तरीके से स्लैब्स बनी हुई हैं कि जो ज़्यादा पैसा कमाएगा उसको ज़्यादा टैक्स भरना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए ऐसा बना है कि 5 लाख जो साल का कमाता है या उससे जो नीचे कमाता है उसको टैक्स नहीं भरना, जो उससे ऊपर कमाता है उसको फॉर एग्जांपल X% भरना है। फिर उसके बाद दूसरी स्लैब होगी 10 लाख पर एनम की, जो उससे ऊपर कमाता है उसको Y% भरना है। तो इस तरीके से जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वैसे वैसे आप पे टैक्स भी बढ़ता चला जाएगा। तो इसी वजह से इसको कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स, यानी अंबानी पे लगने वाला टैक्स और एक गरीब व्यक्ति पे लगने वाला टैक्स एक नहीं होगा, उसके टैक्स में डिफरेंस होगा। गरीब आदमी 5 लाख रुपए भी अगर नहीं कमा पा रहा तो उसको कोई टैक्स नहीं भरना। अंबानी बहुत ज़्यादा पैसा अगर कमा रहा है तो उसको उतना ज़्यादा टैक्स भरना है। अभी गवर्न कौन करता है? तो इसमें एक बॉडी है, नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ये जो बॉडी है यही गवर्न करती है इस डायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम को। ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का हिस्सा है जो कि खुद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का हिस्सा है। यानी अगर आप हायरार्की बनाएंगे तो पहले है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उसके नीचे कुछ डिपार्टमेंट्स आते हैं जिसमें से एक है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। इस डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के तहत आता है CBDT यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जो यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स को गवर्न करता है, उससे जुड़े हुए रूल्स और लॉज को गवर्न करता है। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। यहाँ पे एक रिपोर्ट के बारे में स्टडी करेंगे हम, यह है जालान कमेटी की रिपोर्ट। तो दोस्तों यहाँ पे जो बिमल जालान थे ये बेसिकली RBI के फॉर्मर गवर्नर थे। इनकी कमेटी बनी थी ये देखने के लिए कि RBI के अप्रोप्रिएट इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क क्या होगा, यानी कि जो भी RBI का मान लेते हैं हम लोग प्रॉफिट होगा या फिर जो भी रेवेन्यू होता है उसको क्या करना है, क्या उसको कितना उसमें से सरकार को ट्रांसफ़र करना है, कितना RBI को खुद के पास रखना है, इन सब चीज़ों पे रिकमेंडेशन देने के लिए ये कमेटी की स्थापना की गई थी। तो अभी फ़िलहाल में ही इस कमेटी ने अपने कुछ रिकमेंडेशन दिए हैं, उसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके पहले मैं आपके लिए यहाँ पे न्यूज़ बता देता हूँ। RBI ने फ़िलहाल अभी ये किया था कि 1.76 लाख करोड़ रुपीज़ भारत सरकार के खाते में ट्रांसफ़र किए हैं। जो हमने अभी बताया RBI है उसके पास कुछ जब प्रॉफिट जनरेट होता है तो उसके बाद ये तय किया जाता है कि जो सरप्लस पैसा है यानी जो प्रॉफिट के तौर पे जनरेट हुआ है, प्रॉफिट यानी कि जब RBI के जो पास आने वाला पैसा है वो ज़्यादा है उसके एक्सपेंसेस से या एक्सपेंडिचर से, मतलब जो मैंने खर्च किया है उससे ज़्यादा मेरे पास पैसा आया है तो मेरे पास प्रॉफिट बना है, ये पैसा हो गया सरप्लस। अब RBI सरप्लस पैसे को कुछ अमाउंट में सरकार के पास ट्रांसफ़र करता है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खाते में ट्रांसफ़र करता है, और इसी के तहत RBI ने 1.76 लाख करोड़ रुपीज़ अभी सरकार के पास ट्रांसफ़र किए हैं। ये जो प्रावधान बताया गया है ये सेक्शन 47 अलोकेशन ऑफ सरप्लस प्रॉफिट और जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अंदर मेंशन्ड है, उसी में ये प्रावधान दिया गया है। प्रावधान के अनुसार RBI जो है वो अपना सरप्लस सरकार को ट्रांसफ़र करती है कुछ एक प्रपोर्शन में। पहले होता क्या था, जो भी RBI के पास प्रॉफिट आता था यानी ज़्यादा पैसा पड़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल मैं मानता हूँ मैंने 100 रुपये खर्च किए, मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हूँ, RBI हूँ, मैंने 100 रुपये खर्च किए हैं, मेरे पास 500 रुपये आए हैं, तो यानी कि मेरे पास प्रॉफिट हुआ 400 रुपये। तो ये जो 400 रुपये है ये मेरा सरप्लस हो गया। पहले ये था कि जो सरप्लस था इसको RBI अपने खुद की कंटिजेंसी और एसेट डेवलपमेंट के लिए रखता था, यानी आने वाले टाइम में अगर कोई भी एक समय से कोई समस्या उत्पन्न हो गई या कोई इमरजेंसी आ गई तो उसके लिए या खुद के एसेट के तौर पे हम अपने पास रखते थे। लेकिन 2013 में एक कमेटी का गठन हुआ था, कमेटी का नाम था मालेगाम कमेटी। इसने रिकमेंड किया था कि भाई जो ये है 400 रुपये आपका जो सरप्लस है इसको ट्रांसफ़र कर देना चाहिए, और इसका ट्रांसफ़र इस तरीके से होना चाहिए कि मेजर पैसा सरकार के पास जाए या फिर अभी जितना जा रहा है उससे ज़्यादा सरकार के पास जाए। मैंने बताया पहले 2013 से पहले होता था कि ज़्यादातर पैसा RBI अपने पास रखता था। मान लीजिए 400 रुपये है
तो 250 रुपये आरबीआई ने अपने पास रखा, 150 रुपये सिर्फ सरकार को दिया। मालेगांव कमेटी ने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सरकार के पास जाने वाला पैसा थोड़ा ज़्यादा बढ़ाओ। और फिर लास्ट ईयर अभी बिमल जालान के अंडर एक कमेटी की स्थापना की गई थी। उसको आरबीआई के इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क के बारे में बात करनी थी। मतलब यही कि सरप्लस किस रेशियो में ट्रांसफ़र करना चाहिए, कितना आरबीआई खुद के पास रखे, कितना सामने ट्रांसफ़र करे। तो अब देखते हैं इस कमेटी की क्या रिकमेंडेशन है। तो यहाँ पे जो पहली रिकमेंडेशन है जालान कमेटी की, उसमें ये बताया गया है कि जो आरबीआई है उसको सरकार को सरप्लस अपना ट्रांसफ़र करना है, यानी जो आपके पास 400 रुपये बचे थे पीछे वो ट्रांसफ़र करने हैं। और ये एकदम से ट्रांसफ़र नहीं करने, 3 से 5 ईयर के ड्यूरेशन में करने हैं, यानी फेज्ड मैनर में इसको करने को यहाँ पे रिकमेंड किया गया है। और ये जो हमने यहाँ पे फ्रेमवर्क दिया है इसको पीरियोडिकली रिव्यू करने की ज़रूरत है, यानी टाइम टू टाइम आपको इसको चेंज करने की ज़रूरत है। और अगर चेंज नहीं मांगता हो तो भी रिव्यू करने की ज़रूरत है। और रिव्यू के बाद आप तय करें कि इस टाइम पीरियड को चेंज करना चाहिए या चेंज नहीं करना चाहिए। उसके अलावा इसी रिकमेंडेशन के तहत इकोनॉमिक कैपिटल को यहाँ पे डिफाइन किया गया है। इकोनॉमिक कैपिटल क्या बताया गया है, जो भी आपने रियलाइज़ की हो इक्विटी और रीवैल्यूएशन रिजर्व से, उन सबको यहाँ पे इकोनॉमिक कैपिटल के तहत कंसिडर किया जाएगा। यानी जो भी आपने इक्विटी यहाँ पे प्राप्त की है और आपके जो भी यहाँ पे रिजर्व्स बने हैं उस सभी को आपके इकोनॉमिक कैपिटल में कंसिडर किया जाएगा। सेंट्रल बोर्ड ने ये तय किया था कि ये एंटायर कैपिटल 24.5, अब यहाँ पे दोस्तों ये जो बताया गया इस 24.5 से लेकर 20 की परसेंटेज के आसपास कहीं होना चाहिए एंटायर कैपिटल की बात करें तो। अब सबसे पहले समझते हैं रियलाइज्ड इक्विटी क्या है, जिसके बारे में यहाँ पे बात की। ये एक कंटिजेंसी फंड के टाइप का है। कंटिजेंसी मतलब आपातकालीन फंड। इसमें अगर आपके पास कल को कोई रिस्क या कुछ लॉसेज आ गए तो उससे निपटने के लिए इसमें जो पैसा रखा है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस फंड को आप कहेंगे रियलाइज्ड इक्विटी या फिर कंटिजेंसी फंड। ये कमिटी का ऐसा मानना था कि इसके अंदर जो भी पैसा रखा है वो पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर दिया जाए, यानी रियलाइज्ड इक्विटी का 100% आप सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर दो। अब बात करते हैं रिवैल्यूएशन रिजर्व। ये क्या है, इसमें जो भी दूसरी चीज़ें, यानी कि फॉरेन करेंसी में कोई अगर लॉस हो गया या फिर गोल्ड की फॉरेन सिक्योरिटी में आपको कोई लॉस मिल गया या फिर कोई रुपी सिक्योरिटी में लॉस हो गया या कोई ओवरऑल लॉस हो गया, तो ये रिवैल्यूएशन रिजर्व उससे डील करता है यहाँ। फिर अगर बात करें सरप्लस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी क्या है। अब सरप्लस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी ये कहती है कि कितना आरबीआई को रियलाइज्ड इक्विटी को मेंटेन करना चाहिए अपने ओवरऑल इकोनॉमिक कैपिटल में, यानी कि अगर ये इकोनॉमिक कैपिटल है तो इसके अंदर कितना आरबीआई को रियलाइज्ड इक्विटी को मेंटेन करना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे कुछ हमने की टर्म्स पढ़े थे। सबसे पहले देखिए हमने पढ़ा था कि ये 2018 में ये कमेटी की स्थापना की गई थी, क्योंकि सरकार के बीच में और आरबीआई के बीच में एक टसल चल रहा था, एक क्वारल चल रहा था कि जो सरप्लस है वो कितना ट्रांसफ़र किया जाए, सरकार को कब किया जाए, आरबीआई के पास कितना रखने की परमिशन है, ये सब चल रहा था। उसके तहत हमने ये कमेटी की स्थापना की थी। कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशन दिए थे। सरप्लस क्या होता है, सरप्लस सेक्शन 47 के तहत बताया गया एक प्रावधान है जिसमें आरबीआई को जो उसके पास प्रॉफिट होता है उसको ट्रांसफ़र करना होता है केंद्र सरकार के पास। पहले आरबीआई ज़्यादातर प्रॉफिट अपने पास खुद के पास रखा करता था, लेकिन मालेगांव कमेटी ने रिकमेंड किया कि आरबीआई को सरप्लस जो अपना कैपिटल है वो सरकार को ट्रांसफ़र करना चाहिए, मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन। फिर बिमल जालान ने यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई हैं। सबसे पहले तो इकोनॉमिक कैपिटल की यहाँ पे डेफिनेशन बताई गई है। 2-3 यहाँ पे की टर्म्स हैं, एक है रियलाइज्ड इक्विटी, एक है रिवैल्यूएशन रिजर्व, एक है सरप्लस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी। रियलाइज्ड इक्विटी वो है जिसमें आपको जो भी मान लीजिए कल को कुछ इमरजेंसी आ जाती है तो उस इमरजेंसी से मीट करने के लिए इसमें आपके पास पैसा पड़ा है। तो जो बिमल जालान कमेटी है इसके हिसाब से ये सारा पैसा आपको सरकार को ट्रांसफ़र करना चाहिए। दूसरा है रिवैल्यूएशन रिजर्व। इसमें अगर आपको मान लीजिए कोई लॉसेस हो जाते हैं, किस तरीके के, फॉरेन करेंसी की वैल्यू ऊपर नीचे, गोल्ड की वैल्यू ऊपर नीचे, रुपये की सिक्योरिटीज़ में ऊपर नीचे कुछ हो गया, तो इस तरीके की जो भी चीज़ें हैं, ऐसे गेंस लॉसेस हो गए या फिर आपके पास कोई कंटिजेंसी फंड के बारे में या उससे संबंधित कोई लॉसेस हैं, तो ये सब उसको डील करेगा। फिर आता है सरप्लस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी। इसमें क्या है, एक तो यहाँ पे मैंने बड़ा गोला बनाया है, ये है आरबीआई का इकोनॉमिक कैपिटल। तो अगर इकोनॉमिक कैपिटल की बात करें क्या है कि भाई कितना रिजर्व होना चाहिए, कितना आपके पास ऐसे समय के लिए इसमें पैसा पड़ा होना चाहिए, अगर मान लीजिए कल को कोई इमरजेंसी आ जाए तो उस इमरजेंसी या उन लॉसेस को आप टैकल कर सकें। तो ये होता है आपका इकोनॉमिक कैपिटल। और इस इकोनॉमिक कैपिटल के तहत जो अंदर इसके छोटा गोला है वो क्या है, वो है रियलाइज्ड इक्विटी का। और ये बिमल जालान कमेटी ने बोला है ये जो छोटा गोला है इसमें जो भी होगा पूरा पैसा आपको सरकार के पास ट्रांसफ़र करना है। हम अपने आने वाले लेक्चर्स में इस चीज़ को और ज़्यादा विस्तार में आपके साथ डिस्कस करेंगे।
अभी के लिए आपको ये कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। फिर हम चलते हैं बैंकों के विलय पे यानी बैंक मर्जर पे। अभी सरकार ने अनाउंस किया है कि हम 10 स्टेट ओन्ड बैंक को एक साथ मर्ज करके 4 बड़े बड़े बैंक क्रिएट करेंगे। इस प्लान के अनुसार कुछ बैंक जिनको मर्ज करने की बात की गई है वो कौन से हैं? ओरिएंटल है, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया है, उनको मर्ज किया जाएगा पंजाब नेशनल बैंक के साथ, कैनरा बैंक को मर्ज किया जाएगा सिंडिकेट के साथ, आंध्रा और कॉरपोरेशन बैंक को मर्ज किया जाएगा यूनियन बैंक के साथ, एंड इलाहाबाद बैंक को किया जाएगा इंडियन बैंक के साथ। तो ये मर्जर की एक रूपरेखा बनाई गई है। ये मर्जर जो हमारे देश में पब्लिक शेड्यूल्ड बैंक है उनकी जो संख्या है उसको 12 पे ले आएगा। पहले ये 27 हुआ करती थी 2017 से, लेकिन अब भी इस तरीके से मर्जर लगातार कैरी ऑन किए जा रहे हैं कि ये संख्या 12 पे आ चुकी है। फिर हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। यहाँ पे डेवलपमेंट बैंक के बारे में डिस्कस करना है। फाइनेंस मिनिस्टर ने अभी फ़िलहाल में ये चीज़ अनाउंस की है कि हम डेवलपमेंट बैंक को सेटअप करेंगे और इसको एक मेजर की तरह सेटअप किया जा रहा है जिससे कि हम इकोनॉमी को बूस्ट दे सकें और फाइनेंशियल मार्केट को भी बढ़ावा दे सकें। आपको पता होगा अभी फ़िलहाल में जो इकोनॉमी है वो अपने स्लो डाउन के फेज़ में चल रही है, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए इस डेवलपमेंट बैंक का कॉन्सेप्ट दिया है फाइनेंस मिनिस्टर ने। क्या होता है डेवलपमेंट बैंक? ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि लॉन्ग टर्म क्रेडिट प्रोवाइड करता है कैपिटल इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट के लिए फॉर लॉन्ग पीरियड। यानी अगर आपको लंबी अवधि के लिए कभी कोई पैसा चाहिए, मोटा पैसा चाहिए, जिसके वजह से आप कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं जहाँ पे कैपिटल बहुत ज़्यादा आपका यूज़ होगा, तो आपको डेवलपमेंट बैंक यहाँ पे सहायता करेगा, इतना मोटा पैसा देगा जो आप अपने कैपिटल इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट्स को कर सके लंबे पीरियड तक। ये और भी अलग अलग तरीके की यूज़फुल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे कि ये इन हाउस टेक्निकल एक्सपर्टीज़ देता है आपको, ये कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है बाकी जो भी यहाँ पे लेंडर्स होंगे, ये बेसिकली इन्वॉल्व होंगे काउंटर साइक्लिक रोल में। क्या मतलब है काउंटर साइक्लिक रोल का? देखिए, अगर मानते हैं इकोनॉमी अपने स्लो डाउन वाले फेज़ में है या फिर इकोनॉमी एक ऐसे फेज़ में है जहाँ पे हम लोग बहुत अच्छे से इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ फोकस नहीं कर पा रहे, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पा रही, तो ऐसे में ज़्यादातर होता क्या है, बैंक भी इस स्थिति में नहीं रहते कि वो इकोनॉमी को सपोर्ट कर पाएँ। पर अगर हम लोग काउंटर साइक्लिक रोल की बात करें तो यानी कि ऐसा होगा जब भी बूम का पीरियड होगा, यानी जब भी ऐसा पीरियड होगा जब इकोनॉमी बहुत अच्छे से चल रही है, तब ये बैंक ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करेगा, ये अपने पास बचा के रखेगा और ये ऐसे फेज़ में काउंटर साइक्लिक रोल प्ले करेगा जब इकोनॉमी रिसेशन में चल रही हो, यानी जब इकोनॉमिक डाउनटर्न आ रखा हो, तो वो क्या करेगा, ऐसे में वो लैंड करेगा पैसे जिससे कि इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में दिया जा सके। एक बार इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट आ गया तो हर व्यक्ति यहाँ पे कोशिश कर सकता है कुछ अच्छा इकोनॉमी के लिए करने का। तो इसीलिए ध्यान आपको रखना है कि इकोनॉमिक डाउनटर्न्स में ये हेल्प करती है काउंटर साइक्लिक पॉलिसी। तो डेवलपमेंट बैंक का एक इंपॉर्टेंट रोल है कि वो काउंटर साइक्लिक रोल यहाँ पे प्ले करे। ऐसे डेवलपमेंट बैंक जो हैं वो इंडिया में इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद स्टार्ट कर दिए गए थे। जो भारत का पहला डेवलपमेंट बैंक था वो था इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि 1948 में स्टार्ट हुआ था और इसका एम था कि ये मीडियम और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ को पैसा दे सके, इसी वजह से ये शुरू हुआ था। फिर आती है 1991 की बात। यहाँ पे एक कमेटी का गठन हुआ था जिसका नाम है नरसिम्हन कमेटी। इस कमेटी ने बोला कि भाई ऐसे बैंक जो हैं यानी डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो हैं इनको ख़त्म कर दिया जाए और जो भी आपको इनमें से रखने हैं उनको चेंज कर दिया जाए कमर्शियल बैंक्स में, यानी अब उनको कमर्शियल बैंक्स कहा जाएगा। अब अगर किसी भी डेवलपमेंट बैंक को ऐसी सिक्योरिटी या ऐसा पैसा किसी को देना है, ऐसा लोन किसी को देना हो जो लॉन्ग टर्म हो, मानी कि 50 साल हो, 70 साल हो, ऐसे लॉन्ग टर्म का लोन हो, तो उसको ऐसी लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी कहीं से आनी भी चाहिए। तो वो कहाँ से आती है? तो ये अपना पैसा कहाँ से इकट्ठा करता है? ये इकट्ठा करता है लॉन्ग डेटेड सिक्योरिटी कैपिटल मार्केट, जिसका बहुत लंबे समय तक मैच्योरिटी नहीं होती है। कई सब्सक्राइब करता है ये लॉन्ग टर्म सेविंग इंस्टीट्यूशंस में, जैसे कि पेंशन या लाइफ इंश्योरेंस फंड में या फिर पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट में। तो इस सभी माध्यम से ये पैसा अपने पास लाता है, उस पैसे को लंबे समय के लिए ये आगे देता है इंडस्ट्रीज़ को, जिससे कि वो देश के विकास में सहायता कर सकें, क्योंकि इस चीज़ के काफ़ी सारे सोशल बेनिफिट्स होते हैं। तो इसी वजह से डेवलपमेंट बैंक को सरकार और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस दोनों ही सपोर्ट करते हैं। अभी हाल ही में फाइनेंस मिनिस्टर ने एक प्रपोजल रखा है। उन्होंने कहा है एक सोशल स्टॉक एक्सचेंज नाम की फंड रेजिंग प्लेटफॉर्म की स्थापना करनी है। ये किसके अंदर होगी? ये सेबी के अंडर होगी, यानी सेबी इसको रेगुलेट करेगा, जिससे कि हम सपोर्ट कर सके सोशल एंटरप्राइजेस को और नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस को फंड उठाने में।
ये क्या है बेसिकली, एक ऐसा, ये मान लीजिए आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इलेक्ट्रॉनिक फंड रेजिंग प्लेटफॉर्म है। इसमें सोशल एंटरप्राइज लिस्टेड है। अगर मैं इन्वेस्टर हूँ तो मैं इसमें जाके इस एंटरप्राइज के शेयर्स खरीद सकता हूँ। इसमें कौन कौन लिस्टेड होगा, एक तो सोशल एंटरप्राइज लिस्टेड होगी, वॉलंटियर ग्रुप लिस्टेड होंगे और वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन लिस्टेड होंगी। देखिए इस सब के जरिए होगा क्या, जो भी इसके अंदर लिस्टेड होगा वो क्या अपने शेयर्स जारी करेगा। मान लीजिए 10 रुपये का एक शेयर है, यहाँ पे इन्वेस्टर हैं, मान लेते हैं ऐसे 10 लोग हैं, 10 लोगों ने इस शेयर को खरीदा। तो क्या हुआ, लोगों ने 10 रुपये इस सोशल एंटरप्राइज को दिए और इसका एक शेयर खरीद लिया। ऐसे ही 10 लोगों ने जब इसको किया तो इसके पास 100 रुपये आ गए। अब ये 100 रुपये ये अपने विकास कार्य में, ये अलग अलग फंक्शंस जैसे कि बिजनेस का एक्सपेंशन या फिर कोई और जगह पे कुछ और इसको खोलना है बिजनेस से रिलेटेड, तो उस सब में इस्तेमाल कर सकता है। तो यानी कि ये एक प्लेटफॉर्म है जिसके तहत इसके पास 100 रुपये आ गए, यानी फंड इसने रेज कर लिया लोगों को शेयर्स बेच के। और ये सब पॉसिबल किसने बनाया, इस एक्सचेंज प्लेटफॉर्म ने बनाया जिसपे ये पर्टिकुलर सोशल एंटरप्राइज लिस्टेड है। सोशल एंटरप्राइज क्या है, अब ये एक रेवेन्यू जनरेटिंग बिजनेस है जिसकी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, वो है कैसे करके हम लोग सोशल ऑब्जेक्टिव यानी कि हेल्थ केयर, क्लीन एनर्जी, ऐसे सोशल सेक्टर में कुछ सुधार लाने के पर्पज से जो रेवेन्यू जनरेट करती है, ऐसी एंटरप्राइज को हम सोशल एंटरप्राइज कहते हैं। ये क्राउड सोर्सिंग प्लेटफॉर्म की तरह काम आएगी फंड रेजिंग के लिए नॉन प्रॉफिट एंटिटीज द्वारा, या फिर इम्पैक्ट, इन्वेस्टमेंट, ट्रांसपेरेंसी, इन सबको बढ़ाने के उद्देश्य से भी सोशल एंटरप्राइज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। अगर मैं आपको बात बताऊं तो देखिए क्या है, एक तो है ये तरीका कि मान लीजिए कोई सब्जी वाले आ रहे हैं ठेले पे सब्जी बेचने, वो एक एक घर जाके या फिर एक एक गली में जाके सब्जी बेचेंगे। या फिर हमने क्या किया, इन सभी से सब्जी लेके और एक ऐसे जगह पे रख दी जहाँ पे लोगों को बता दिया कि भाई ये एक बिग बाज़ार या फिर ऐसा कुछ जगह है जहाँ पे आप आइए, आपको सभी सब्जियाँ फ्रेश मिलेंगी, आप यहाँ से लिए चले जाइए। तो क्या हुआ, उन सभी सब्जी वालों के फ़ायदा ये हो गया कि उनकी सब्जी यहाँ पे रख गई, अब लोगों की एक्सेस में है। तो ये प्लेटफॉर्म भी यही कर रहा है, सारे सोशल एंटरप्राइजेस के जो शेयर्स हैं वो एक जगह लिस्ट कर दिए, हर एक व्यक्ति, हर एक क्राउड, हर एक पब्लिक की नज़र में है ये अब। तो ये आदमी पैसे दे के इस पर्टिकुलर चीज़ को खरीद सकता है, यानी सोशल एंटरप्राइज जो है अब लोगों के लिए वो एक्सेसिबल हो गई और वो यहाँ से रुपया जनरेट कर सकती है, वो लोगों से क्राउड फंडिंग उठा सकती है। अगर ग्लोबल लेवल पे बात करें तो 10 ऐसे प्लेटफॉर्म्स ऑलरेडी मौजूद है। कनाडा में है, यूनाइटेड किंगडम्स में है, सिंगापुर में है, केन्या में है, साउथ अफ्रीका में है, ब्राज़ील में है, पोर्चुगल में है, मेक्सिको, ऑस्ट्रेलिया और जमाइका में है। तो ये 10 जगह पे ऑलरेडी है। आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कुछ बड़ी बड़ी कंट्रीज़ में नहीं है, जैसे कि चाइना में नहीं है, यूनाइटेड स्टेट्स में नहीं है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें ये पूछा जाएगा कि इन कंट्रीज़ में ऑलरेडी SSE मौजूद है, ये प्लेटफॉर्म मौजूद है, उसमें इंडिया भी एक ऑप्शन दिया जाएगा और इस तरीके की कोई बड़ी कंट्री भी ऑप्शन दी जाएगी। लेकिन आपको ध्यान रखना है ऐसी कंट्रीज़ में नहीं है। भले ही आप इन 10 कंट्रीज़ के नाम याद ना रखें, लेकिन आप वो कंट्रीज़ यहाँ पे पिक कर लें जो बड़ी हैं पर इंक्लूड नहीं की गई। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। यहाँ पे हम लोग रीन्यूएबल हाइब्रिड सिस्टम के बारे में समझेंगे। देखिए शब्दों से ही आप समझ जाएंगे, सबसे पहले सारी बात जो हो रही है वो घूमेगी रीन्यूएबल एनर्जी के आसपास, यानी ऐसी एनर्जीज़ के आसपास जो कि समय पे रीन्यू की जा सकती हैं, यानी एक टाइम के बाद ये एग्जॉस्ट नहीं होती। ये फॉसिल फ्यूल्स की तरह नहीं है जिसको आपने जला लिया, पॉल्यूशन कॉज कर दिया और एक टाइम जाके फॉसिल फ्यूल्स खत्म हो जाएंगे। रीन्यूएबल एनर्जी वो है जो वापस रीन्यू हो सकती हैं। जैसे कि अगर आप हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, यानी पानी की लहरों से इलेक्ट्रिसिटी आप जनरेट करेंगे, तो ऐसा नहीं है आज पानी की लहरें हैं कल ख़त्म हो जाएंगी। जब तक वो नदी है तब तक आप उससे ये वाली चीज़ जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अब कोयला, मानिए कोयला क्या है, इसके लिमिटेड रिजर्व्स हैं। अगर एक टाइम पे कोयले के रिजर्व्स खत्म हो गए तो फिर आपके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं बचेगा, आप कैसे जनरेट करेंगे एनर्जी, कैसे जनरेट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। तो यानी रीन्यूएबल सोर्सेज वो हैं जिनको वापस रीन्यू किया जा सकता है, नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज वो हैं जिनको रीन्यू नहीं किया जा सकता। अब हाइब्रिड सिस्टम का क्या मतलब है, यहाँ पे 2 या 2 से अधिक रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को एक साथ जोड़ा जाता है और कंबाइन करके एक सिंगल सिस्टम में लाया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, बायोमास विंड फ्यूल हमने 3 को जोड़ लिया, फोटोवोल्टाइक सेल को हमने कपल कर दिया विंड टरबाइन के साथ। तो इससे क्या हो गया, ये सेल से आपकी जो रीन्यूएबल एनर्जी जनरेट हो रही है आपने उसको विंड से जनरेट होने वाली एनर्जी से जोड़ दिया है। फिर हम बात करते हैं हाइड्रो विंड एनर्जी सिस्टम की। इसमें हवा आ रही है और पानी आ रहा है, इन दोनों से निकलने वाली इलेक्ट्रिसिटी को आपने एक साथ जोड़ के रख दिया है और इसको कहा है हाइड्रो विंड एनर्जी सिस्टम। तो बेसिकली मेरा मतलब ये है कि 1, 2, 3, 4 यहाँ पे इस तरीके से काफ़ी सारे
रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज को जोड़ा जा सकता है और उससे फाइनली एनर्जी क्रिएट करके एक सिस्टम में रखी जाएगी। ये जो एनर्जी है इसको बोला गया है रिन्यूएबल हाइब्रिड एनर्जी और ये पूरे सिस्टम को बोला गया है रिन्यूएबल हाइब्रिड सिस्टम। अब ये न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि भारत ने अभी 2 ऑक्शंस कंडक्ट किए हैं विंड और सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स के लिए, जहाँ पे विंड से और सूर्य से आने वाले दोनों रिन्यूएबल एनर्जी को एक साथ जोड़ के उससे एनर्जी कन्वर्जन के बारे में सोचा जाएगा। अब जो अकेले स्टैंड अलोन रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम है यानी कि एकल नवीनकरणीय ऊर्जा प्रणाली है, उनके साथ कुछ चुनौतियां संबंधित है, कुछ इश्यूज हैं, जैसे कि वो सिर्फ एक ही सोर्स पे डिपेंड करते हैं। समझ लीजिए मैं सोलर एनर्जी की बात कर रहा हूँ, तो सोलर एनर्जी आप कब जनरेट कर पाएंगे? जब सूरज निकला होगा। अगर किसी दिन सूरज ना निकले और उस दिन बादल हों या 2-4 दिन तक आपके बादल रहे तो आप सोलर एनर्जी कैसे जनरेट कर पाएंगे? मान लिया आपने तब तक काम चला लिया जब पहले सूरज निकला था और आपने कुछ एनर्जी स्टोर कर ली थी, पर एक बार वो एनर्जी ख़त्म हो गई और फिर भी यहाँ पे बादल ही रह गए, तो आप सोलर एनर्जी कैसे जनरेट कर पाएंगे? वहीं पे विंड की बात करूँ तो आपने अगर इस तरीके से टरबाइंस फिट कर दिए और आपने कहा यार टरबाइंस घूमेंगे एनर्जी बनेगी, लेकिन ये तब तक ही संभव है जब तक हवा चल रही है। अगर ये हवा चलना बंद हो गई किसी भी वजह से तो ये टरबाइन घूमना बंद हो जाएंगी, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना बंद हो जाएंगी। तो जो स्टैंड अलोन रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम है इसमें समस्या ये होती है कि सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ एनर्जी पे ये डिपेंड करते हैं। यहाँ पे ये सोलर पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे ये विंड पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूँ ये जो हाइब्रिड की बात कर रहे हैं, देखिए एक तरफ मैंने ले लिया सोलर और एक तरफ मैंने ले लिया विंड का, तो दोनों ही चीज़ें यहाँ पे आपने एक्यूमुलेट कर दी। सोलर के लिए आपने यहाँ सोलर पैनल्स फिट कर दिए जिसके तहत यहाँ से सोलर एनर्जी आएगी, उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाएगा, और इसके तहत आपने यहाँ पे विंड टर्बाइंस लगाई जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। इसको एक साथ करके फिर दोनों को एक साथ भेजा जाएगा। इसमें फ़ायदा ये है किसी दिन अगर बादल भी आ गया तो ये तो चलती रहेगी, तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती रहेगी, कुछ ना कुछ एनर्जी आपके सामने बन के आती रहेगी। किसी दिन अगर ये चलना बंद हो गया तो फिर क्या होगा? ऐसे में सूरज तो चमकता ही रहेगा, और सूरज चमक रहा है तो सोलर एनर्जी से आपका सोर्स तो बना रहेगा, यानी एक ना एक सोर्स तो इसमें रहेगा ही रहेगा। बहुत कम ऐसा होगा जब सारे ही सोर्स आपके ठप पड़ जाएं, तो इसलिए ऐसे में एनर्जी के जनरेशन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। और अगर स्टैंड अलोन सिस्टम की बात करें तो उसमें एक ही सोर्स पे डिपेंडेंट रहते हैं, इसी वजह से एनर्जी के जनरेशन के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। उसके अलावा लिमिटेड नंबर ऑफ आवर्स में ही होता है। मान लीजिए सोलर एनर्जी की बात करें तो सोलर एनर्जी सिर्फ तब तक ही चलेगी जब तक सूर्य निकला हुआ है। शाम को जब सूरज ढल गया है उसके बाद आप सोलर एनर्जी कैसे बनाएंगे? तो अगर आपके पास हाइब्रिड सिस्टम है जहाँ पे आपके पास विंड टरबाइन भी लगी है, तो आप देखिए जो हवा है वो तो दिन भर रात भर चलेगी, तो उससे क्या होगा? आपका एक सोर्स तो लगातार एनर्जी देता रहेगा, भले ही एक सोर्स छुप भी जाए तो इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पे एक टाइम पे एक ही अवेलेबल रहेगी, शाम को सूरज नहीं निकलेगा तो सोलर एनर्जी हमको नहीं मिल पाएगी। और अगर शाम को एकदम से डिमांड ज़्यादा हो गई तो वो मैचअप नहीं हो पाएगी, क्योंकि सप्लाई तो हमारी कट ऑफ हो गई है, सूरज है नहीं। तो अगर हाइब्रिड सिस्टम होगा तो अगर एक तरफ से ना भी आ रही हो तो दूसरी तरफ से एनर्जी आती रहेगी, जिससे हमारी अगर रात को डिमांड बढ़ गई पावर की तो उसको यहाँ पे मीट किया जा सकता है। फिर हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। ये हम टूरिज़्म से रिलेटेड कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। हुआ ये है कि अभी प्राइम मिनिस्टर ने लोगों से अर्ज किया है कि एटलीस्ट 15 टूरिस्ट डेस्टिनेशन लोग विजिट करें इंडिया के 2022 तक। बेसिकली टूरिज़्म इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए पीएम की एक पहल है। अगर हम भारत में टूरिज़्म के पोटेंशियल को देखें तो देखिए भारत में बहुत सारे डेस्टिनेशन हैं, तो इसीलिए बहुत सारे अलग अलग टाइप के टूरिज़्म के डोमेन्स की जगह है। जैसे हेरिटेज टूरिज़्म की जगह है, नेचुरल टूरिज़्म की जगह है, कितने सारे नेचुरल टूरिज़्म वाले प्लेसेस हैं हमारे पास। वेस्टर्न घाट्स देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश देख लीजिए। हेरिटेज टूरिज़्म की बात करें तो कितने सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे हेरिटेज से संबंधित बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि जयपुर को देख लीजिए, या फिर राजस्थान के कोई भी शहर जहाँ पे फोर्ट्स हैं अलग अलग, जहाँ पे मॉन्यूमेंट्स हैं। तो ऐसी जो जगह हैं ये आपके हेरिटेज टूरिज़्म को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। स्पिरिचुअल टूरिज़्म, वैष्णो देवी देख लीजिए, चार धाम देख लीजिए। मेडिकल टूरिज़्म, यहाँ पे आप बॉम्बे के कई हॉस्पिटल्स देख लीजिए या फिर दिल्ली के हॉस्पिटल्स देख लीजिए। तो टूरिज़्म में बहुत पोटेंशियल है, लेकिन उसको एक्सट्रैक्ट करना ज़रूरी है सही ढंग से। तो ये जो पीएम की एक अनूठी पहल है,
इसके तहत टूरिज्म के पोटेंशियल को, टूरिज्म के जूस को हम लोग एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। इकोनॉमिक पोटेंशियल की बात करें तो देश में आज बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। मैंने आपको बताया 6% के आसपास या 6.1% के आसपास कुछ अनएम्प्लॉयमेंट रेट चला गया है और ये 45 ईयर्स अपने हाईएस्ट पीक पे है। इस वजह से अगर आप टूरिज्म को बूस्ट देंगे तो इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की बहुत क्षमता है। उसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इससे आएंगे, क्योंकि विदेशी यात्री भी आपके देश में घूमने आएंगे, वो अपना रुपया लाएंगे या अपना डॉलर लाएंगे या अपनी खुद की मुद्रा लाएंगे। उसकी वजह से हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के बढ़ने की संभावना है और साथ साथ ये भारत के सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी में भी कंट्रीब्यूट करता है। किसी को भी इस तरीके से आमंत्रित करके आप उसके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर बना रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, जो डिप्लोमेसी होती है दो तरीके की होती है, एक तो हार्ड डिप्लोमेसी, एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी। हार्ड के तहत होता क्या है, आप मिसाइल्स का सौदा कर रहे हैं या फिर आप कहीं से गन्स खरीद रहे हैं। सॉफ्ट के तहत आपने कहीं पे कोई पुल बनवा दिया, कोई मंदिर बनवा दिया, कोई पेड़ लगवा दिया, या फिर टूरिज्म के तहत लोगों को आपने आमंत्रित कर दिया। तो ये सब आपकी सॉफ्ट पावर को बढ़ाती है। ये भी एक डिप्लोमेसी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और हमारे प्रधानमंत्री इस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं। अब इश्यूज़ क्या आते हैं टूरिज्म के साथ? सबसे पहले आते हैं कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड इश्यूज़, यानी बहुत सारी टूरिज्म साइट्स पे कनेक्टिविटी हर टाइम नहीं रहती। सर्दियों में आप देखेंगे तो अमरनाथ तक जाने की रास्ता जो है वो बंद कर दिया जाता है बर्फ़ की वजह से। उसके अलावा कई जगह पे क्लीनलीनेस नहीं रहती। आप जाएंगे तो लोगों ने कचरा फेंका हुआ है, मेंटेनेंस सही से नहीं है। मोस्टली ऐसी चीज़ आपको हेरिटेज साइट्स पे देखने को मिलती है। कई जो महल हैं या फिर कई पुराने फोर्ट्स हैं, वहाँ पे मेंटेनेंस सही से नहीं है। अगर मेंटेनेंस है तो जगह जगह कचरा पड़ा हुआ है। बेसिक एमिनिटीज़ की कमी है, जैसे कि सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, क्लीन टॉयलेट्स नहीं है, तो इसकी वजह से लोग वहाँ जाना अवॉइड कर रहे हैं। सेफ्टी कंसर्न्स, महिलाओं की सेफ्टी को लेके एक स्पेशल कंसर्न है। उसके अलावा जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हमारे बहुत खूबसूरत हैं और वो वर्थ विजिटिंग है, लेकिन वहाँ पे इतनी ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज़ हैं कि सेफ्टी और सिक्योरिटी कंसर्न्स के तहत लोग वो विज़िट नहीं करते। फिर बात करते हैं एनवायरमेंटल इश्यूज़। कई जगह ऐसे हैं जहाँ पे एनवायरनमेंट जो है वो डिग्रेडेशन के तहत एक चिंताजनक मुद्दा बना हुआ है। आप जैसे माने शिमला, तो थोड़े दिन पहले स्टडी आई थी, उसमें ये लिखा था कि शिमला में जो कचरा फेंका जा रहा है वो भी प्लास्टिक के फॉर्म में, वो एकदम से बढ़ गया। और क्यों बढ़ गया है? क्योंकि जो टूरिस्ट वहाँ पे आते हैं वो वहाँ पे कचरा इस तरीके से बहुत केयरलेसली डंप कर देते हैं। तो इस वजह से टूरिज़्म एक तरफ तो एक स्टेट की जीडीपी को बढ़ाने में काम करता है, लेकिन दूसरी तरफ एनवायरनमेंट को भी डिग्रेड कर रहा है कहीं ना कहीं से। अगर इस एनवायरमेंटल फैक्टर को आप सही से मैनेज करेंगे तभी संभव है कि टूरिज़्म को आप आगे लेके जा पाएंगे। और अगर हम देश में टूरिज़्म को आगे लेके जाएंगे तो ये हमारे देश के हित में काफ़ी अच्छा रहेगा। फिर हम चलते हैं एक नए अधिनियम की ओर, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। जो नया एक्ट है ये एक पुराने ऐसे ही अधिनियम को रिप्लेस कर लेता है जो कि 1986 में बना था। और ये आपको ध्यान रखना है कि पुराने वाले का अमेंडमेंट नहीं है, ये एक प्रॉपर नया एक्ट है और ये पुराने वाले को पूरी तरीके से ख़त्म कर देगा। देखा ये जा रहा है कि आज के मॉडर्न वर्ल्ड में कंज्यूमर को बहुत हरास किया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आपको फेक प्रोडक्ट बेच दिए जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपको कोई प्रोडक्ट बेच दिया गया, वो 2 दिन में ही ख़राब हो गया, आप उसके पीछे चक्कर काट रहे हैं लेकिन आपको कोई रिजोल्यूशन नहीं दिया जा रहा। कई बार ऐसा होता है कि आपसे किसी भी प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा रुपया चार्ज कर लिया जाता है। तो अलग अलग तरीक़ों से अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस चल रही हैं, अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस चल रही हैं और सबका शिकार कौन बनता है? वो बनता है एंड कंज्यूमर। तो उसी कंज्यूमर की रक्षा के लिए, संरक्षण के लिए ये अधिनियम लाया गया है। इस एक्ट में सबसे पहले तो कंज्यूमर को डिफाइन किया गया है, क्योंकि भाई जिसको आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं एटलीस्ट उसकी डेफिनेशन तो आपके पास होनी चाहिए। तो ये डिफाइन किस तरीके से किया गया है? कोई भी व्यक्ति जो कोई सर्विस या गुड खरीदता हो उसको कंज्यूमर माना जाएगा। लेकिन ध्यान रहे इसमें वो व्यक्ति इंक्लूडेड नहीं है जो इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए प्रोडक्ट खरीद रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं कहीं से एक टी शर्ट खरीद रहा हूँ और फिर उसको टी शर्ट को प्रिंट करके आगे बेच रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे एक मिडिलमैन का काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ कंज्यूमर नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे को ये वाली टी शर्ट अगर ख़राब मिली तो मैं इस अधिनियम के तहत अपनी रक्षा के लिए, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार के पास जा सकता हूँ, ये संभव नहीं है। तो इस तरीके का जो मिडिलमैन है जो वापस रीसेल के लिए कोई प्रोडक्ट खरीद रहा है उसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है। ये कवर करता है सभी ट्रांजैक्शन को सभी मोड से,
भले ही ऑफलाइन मोड से आपने ट्रांजैक्शन करके कुछ खरीदा हो, यानी मान लेते हैं कोई दुकान है कपड़ों की, आप उस दुकान पे गए हैं, आप उस दुकान से कपड़ा खरीद के लाए हैं, आपने कैश में उसको पैसे दिए हैं, तो ये हो गया आपका ऑफलाइन पेमेंट। अब मान लीजिए आप उस दुकान पे गए, आपने फ़ोन पे या पेटीएम के तहत उसको पेमेंट कर दिया या फिर कोई और ऑनलाइन मोड से कर दिया, तो ये होता है ऑनलाइन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। उसके अलावा आपने फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा टाइप की जगह से कपड़े मंगा लिए, उसके अलावा मल्टी लेवल मार्केटिंग से मंगा लिए या डायरेक्ट सेलिंग से मंगा लिए, तो ये सभी मोड कवर्ड हैं कंज्यूमर के अंदर। यानी कंज्यूमर कौन डिफाइंड है? जो व्यक्ति कोई गुड या कोई सर्विस ले और वो उसको रीसेल ना करे कमर्शियल पर्पस के लिए, उसको कंज्यूमर कहा जाएगा। उसने किसी भी मोड से पेमेंट किया हो उसको इस डेफिनेशन के अंदर कंसिडर किया जाएगा। फिर आगे यही एक्ट इस कंज्यूमर के राइट्स भी डिफाइन करता है। ये कंज्यूमर प्रोटेक्टेड है सभी गुड्स, प्रोडक्ट, सर्विसेज जो कि किसी भी व्यक्ति की प्रॉपर्टी या लाइफ को हार्म कर सकती है उनके अगेंस्ट। और क्या क्या इसको पता होना चाहिए, क्या क्या चीज़ों की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए? सबसे पहले तो ये जो कंज्यूमर है आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा इसको कि क्या क्वालिटी है, क्या क्वांटिटी है, क्या पोटेंसी है, क्या प्योरिटी है, स्टैंडर्ड क्या है, प्राइस क्या है गुड्स की, प्रोडक्ट की या सर्विसेज की। सभी मुद्दों पे उसको सब इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जिससे कि वो एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके। उसका डिसीजन सारे ही तथ्यों को सोचते हुए उनके आधार में लिया जाए। उसके अलावा उस सेगमेंट के जो जो गुड्स, प्रोडक्ट, सर्विसेज अवेलेबल हैं, जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं कॉम्पिटिटिव प्राइस पे, उस सब के बारे में उसको जानकारी दी जाए और उसको उसका एक्सेस भी दिया जाए। ऐसा नहीं कि आपने बता दिया भाई मेरी शर्ट है 500 रुपये की, आपको 400 रुपये की शर्टें भी मिल जाएंगी लेकिन उसके लिए यहाँ नहीं मिलेंगी, कहीं और मिलेगी, आप तक वो चीज़ आ नहीं पाएगी। तो ऐसा नहीं, उसके पास एक्सेस भी होना चाहिए। उसके अलावा कंज्यूमर राइट्स में इंक्लूडेड है राइट टू बी हर्ड, यानी कंज्यूमर की बात को सुनना है आपको और कंज्यूमर के इंटरेस्ट का पूरा ध्यान रखना है। और एक कोई अप्रोप्रिएट फोरम बनेगा जहाँ पे कंज्यूमर जो है वो अपनी बात रख सकता है। अगर कोई भी उसको दिक्कत हो, कोई शिकायत हो, तो उस फोरम के पास जाके अपनी बात कह सकता है। और आखिरी में इन राइट्स के अधीन आता है कंज्यूमर का अवेयरनेस का राइट, यानी कंज्यूमर को जागरूक होना पड़ेगा, उसको जागरूक होना चाहिए। और जागरूकता के लिए हम लोग कैंपेन्स का सहारा ले सकते हैं या अलग अलग चीज़ों का सहारा ले सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अथॉरिटी का निर्माण होगा जिसका नाम है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। नाम से स्पष्ट है ये नेशनल लेवल पे होगा। ये प्रमोट करेगा, प्रोटेक्ट करेगा और कंज्यूमर राइट्स को इन्फोर्स भी करेगा। इसका एक इन्वेस्टिगेशन विंग भी होगा जो सारी कंप्लेंट्स को इन्वेस्टिगेट करेगा। इसको डायरेक्टर जनरल हेड करेगा। भाई बात यह है, अगर मैं कोई कंप्लेन लेके जाता हूँ इस बॉडी के पास, तो इस बॉडी को इन्वेस्टिगेट भी तो करना है। कहीं ऐसी बात तो नहीं है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या किसी को किसी मैलिफाइड इंटेंशन के तहत फंसा रहा हूँ। तो ये जो चीज़ के बारे में इन्वेस्टिगेट करेगी वो करेगी एक विंग के मदद से, और जो विंग है वो उसका खुद का विंग है, उसको हेड किया जाएगा डायरेक्टर जनरल द्वारा। फिर जो कंज्यूमर का डिस्प्यूट्स हैं, जो समस्याएं हैं, उनको रिड्रेस करने के लिए एक कमीशन की स्थापना होगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे। ये कंज्यूमर की कंप्लेंट्स को सुनेंगे, उनको एडजुडिकेट करेंगे। फिर उसके बाद कंज्यूमर के लिए प्रोटेक्शन काउंसिल्स भी बनेंगी। ये भी डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल तीनों लेवल्स पे बनेंगी। ये जो चीज़ें हैं देखिए इसको कितना डिसेंट्रलाइज्ड रखा गया है। डिस्ट्रिक्ट पे भी ये पूरी पावर दी गई है, स्टेट पे दी गई है और साथ में सेंटर पे भी दी गई है। तो छोटे से छोटा व्यक्ति यानी ग्राउंड लेवल का व्यक्ति भी अपनी कंप्लेन लेके जा सकता है। जो व्यक्ति स्टेट में कहीं रहता है वो यहाँ पे जा सकता है और ऊपर सेंटर में भी जा सकता है। उसके अलावा यहाँ पे एक क्लॉज डाला गया प्रोडक्ट लाइबिलिटी का, यानी जो व्यक्ति उसको मैन्युफैक्चर करता है या जो उसकी सर्विस को प्रोवाइड करता है या फिर जो सेलर है जो उसको बेचता है, उसके ऊपर लाइबिलिटी होगी। यानी ये उसकी जिम्मेदारी है, अगर उसके प्रोडक्ट से किसी को भी नुकसान पहुंचा या फिर इंजरी पहुंची या फिर उसकी प्रोडक्ट या सर्विसेज डिफेक्टिव निकला या डेफिशिएंट निकला, तो व्यक्ति की पूरी लाइबिलिटी है, उसकी जिम्मेदारी है। अगर कंज्यूमर अपनी कंप्लेन लेके इधर गया तो इसकी जिम्मेदारी मानी जाएगी कि भाई मैन्युफैक्चरर ने सही चीज़ क्यों नहीं दी, सर्विस प्रोवाइडर ने सही चीज़ क्यों नहीं दी या फिर सेलर ने सही चीज़ क्यों नहीं दी। एक कंज्यूमर कंपनसेशन के भी क्लेम्स कह सकता है अगर उसकी प्रॉपर्टी को डैमेज हुआ हो, अगर प्रोडक्ट के इस्तेमाल से उसको पर्सनल इंजरी हो गई हो, इलनेस हो गई हो या फिर डेथ हो गई हो या फिर किसी भी तरीके की मेंटल एगनी हो या इमोशनल हार्म हुआ हो, तो उसको कंपनसेशन भी दिया जाएगा। तो इस तरीके से कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए बहुत ही एक्टिव लेजिस्लेशन बनाया गया है।
तो दोस्तों अपने आज के वीडियो में हम यहीं तक के टॉपिक डिस्कशन रखेंगे। आने वाले वीडियोज़ में मैं आगे के टॉपिक आपके साथ डिस्कस करूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ इस लेक्चर सीरीज़ से आपको हेल्प हो रही होगी और आप पूरे लेक्चर में मेरे साथ बने रहे, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।